हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कनावट ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हमारा सरफेस केमिस्ट्री का 9th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम कैटालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एंजाइम कैटालिसिस को कंप्लीट कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हैबर प्रोसेस वाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव CO। यहां पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। व्हेन अमोनिया इज ऑब्टेन्ड, कि हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनती है, ठीक है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमें रिमूव करने की क्यों जरूरत है। तो गाइज, पहले आप हैबर प्रोसेस देखो। तो देखो, हैबर प्रोसेस में हम एक तो लेते हैं नाइट्रोजन गैस, एक लेते हैं हाइड्रोजन गैस, और कैटलिस्ट के रूप में हम आयरन लेते हैं और हमारे पास अमोनिया बनती है। तो ये हैबर प्रोसेस होता है। तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है उसे रिमूव करने की क्यों जरूरत है। तो गाइज, पहले तो आप ये समझो कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें बनता कैसे है। तो गाइज, इसमें हम हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है, इसमें यूज करने के लिए हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है। तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हम एक तो मैथेन यूज करते हैं। मैथेन की रिएक्शन हम स्टीम से करवाते हैं, भाप से करवाते हैं, ठीक है ना। तो भाप का मतलब वाटर ही होगा, स्टीम का मतलब वाटर ही होगा, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो कितने हाइड्रोजन टोटल, 4 और 2 6, तो 3H2 प्लस C और ये O कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन बनाते हैं ना हम, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। अब इसे रिमूव इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर रिमूव नहीं किया गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैटेलिस्ट की सरफेस पर चिपक जाएगी। अगर कैटेलिस्ट की सरफेस पर चिपक गई कार्बन मोनोऑक्साइड तो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी। क्योंकि देखो, कैटेलिस्ट यहां पर आयरन क्या करता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पकड़ता है और उनके बीच में रिएक्शन करवाता है, तब जाकर के अमोनिया बनती है, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करते हैं, उसके बाद उनके बीच में रिएक्शन करवाते हैं और प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। तो ये काम कैटलिस्ट का होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रिमूव नहीं की गई तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन की सरफेस पर चिपक जाएगी। कहने का मतलब आयरन की सरफेस ब्लॉक हो गई। अब आयरन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को नहीं एडजॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि पहले कौन चिपक गई, कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक गई। इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए हमें बार बार कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है वैसे वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना पड़ता है। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the ester hydrolysis slow in the beginning and becomes faster after some time। कि एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस है वो स्टार्ट में तो स्लो होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता जाता है वैसे वैसे वो फास्ट होती जाती है। इसका कारण क्या है। तो गाइज, एस्टर बनाओ पहले। चलो एथिल एसीटेट मान लेते हैं, CH3COO C2H5। ये हमारा एस्टर हो गया, एथिल एसीटेट, ठीक है ना। ये हो गया एथिल एसीटेट और इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो आपको पता है कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो एक तो बनता है एसिड और एक बनता है एल्कोहल। तो यहां पर ये तो बन जाएगा एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड बन जाएगा, और इसका बन जाएगा एल्कोहल, यानी कि एथेनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, यह रिएक्शन स्टार्ट में यानी कि शुरुआत में तो स्लो होती है, इसका कारण क्या है, और उसके बाद फास्ट क्यों जाती है। तो गाइज, धीरे धीरे रिएक्शन चलेगी ना तो एसिड बनता जाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे रिएक्शन चलेगी और एसिड बनता जाएगा, और एसिड क्या करेगा, एज ए कैटेलिस्ट वर्क करेगा। इसे हम ऑटो कैटेलिस्ट बोलते हैं। तो आप लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब कि रिएक्शन में बना प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का वर्क करे, तो उसे हम ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो गाइस, ये रिएक्शन पहले स्लो होगी क्योंकि कोई कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे ये प्रोडक्ट बनता जाएगा, एसिटिक एसिड बनता जाएगा, तो ये कैटलिस्ट का वर्क करेगा। कैटलिस्ट का वर्क करेगा यानी कि रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, रिएक्शन की रेट बढ़ा देगा। आगे बात समझ में। तो एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है वो शुरुआत में स्लो होता है
उसके बाद धीरे धीरे उसकी रेट है वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जो एसिटिक एसिड है, मतलब जो एसिड बनता है, कोई भी एसिड हो सकता है, तो यहां पर कोई भी एसिड होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एसिड होगा, ठीक है। तो जो एसिड बनता है प्रोडक्ट में वो कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है और रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डिसॉप्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस, कि कैटालिसिस में डिसॉप्शन का क्या रोल है। तो गाइज इसे आप ध्यान से समझना। देखो कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करता है। ध्यान से समझना, कैटलिस्ट रिएक्टेंट को पकड़ता है, उनके बीच में रिएक्शन करवाता है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बन जाता है उसे छोड़ देता है। छोड़ने का मतलब हो गया डिसॉप्शन और पकड़ने का मतलब हो गया एडजॉर्प्शन। यानी कि कैटालिसिस में एडजॉर्प्शन और डिसॉप्शन दोनों होंगे, ठीक है ना। कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करता है, पकड़ता है, उनके बीच में रिएक्शन करवाता है और प्रोडक्ट को छोड़ देता है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेगा, कहने का मतलब अगर प्रोडक्ट का डिसॉप्शन नहीं हुआ तो नए रिएक्टेंट नहीं एडजॉर्ब होंगे ना, क्योंकि यहां से प्रोडक्ट निकलने के बाद तो नए रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। समझ गए बात को, कि डिसॉप्शन प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है ताकि नए रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन हो सके। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग स्टेट में होते हैं, उसे हम हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं। तो एग्जांपल में एक तो आप हेबर प्रोसेस ही कर दो, तो नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, आयरन लेते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में, और बनता क्या है, अमोनिया, जो कि गैसियस स्टेट में। तो गाइस यहाँ पर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है जबकि कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में, तो अलग अलग हो गए ना। एग्जांपल सेकंड, आप कांटेक्ट प्रोसेस कर दो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। इसमें हम कैटलिस्ट लेते हैं वेनेडियम पेंटोक्साइड या फिर डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है जो गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट एग्जांपल आप ओस्टवाल्ड प्रोसेस का कर सकते हो। देखो हेबर प्रोसेस अमोनिया बनाने का होता है, पी ब्लॉक में पढ़ती हो आप, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का होता है, और ओस्टवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड बनाने का होता है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम अमोनिया लेते हैं जो कि गैसियस स्टेट में है, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं जो कि गैसियस स्टेट में है। यहाँ पर गाइस हम कैटलिस्ट प्लेटिनम लेते हैं, तो प्लेटिनम सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पर बनता क्या है, देखो टोटल 12 हाइड्रोजन है, 4 3 12 हाइड्रोजन है। तो 12 हाइड्रोजन से कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। तो पहले 6 वाटर मॉलिक्यूल बना दो। अब देखो टोटल 10 हाइड्रोजन है, 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन आ गए, कितने ऑक्सीजन बच गए, 4, और 4 ही नाइट्रोजन, तो ये लो 4NO, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है जबकि आपका कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में, तो अलग अलग हो गए, इसका मतलब हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट एग्जांपल, तो एक वो कर दो आप कि वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने पर वेजिटेबल घी बनता है, और यह हाइड्रोजनेशन हम करते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। देखो वेजिटेबल ऑयल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, इसका हम हाइड्रोजनेशन करेंगे जो कि गैसियस स्टेट में होगा, और कैटलिस्ट हम लेंगे निकल जो कि सॉलिड स्टेट में होगा। तो गाइस इसमें तो दोनों रिएक्टेंट ही अलग अलग स्टेट में है और कैटलिस्ट भी अलग है, तो ये तो हेटेरोजेनियस हो ही गया। तो ये बन गया वेजिटेबल घी, ठीक है। तो गाइस ये एग्जांपल से लिख लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए सॉलिड कैटलिस्ट एनहांस द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, कि सॉलिड जो कैटलिस्ट होता है ना वो गैसियस मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन की रेट को बढ़ाता कैसे है। तो गाइस देखो अगर गैस अकेली है तो उसके मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे, कंबाइन नहीं होंगे। ध्यान से समझना, अगर गैस मान लो कमरे के अंदर गैस है, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स कंबाइन नहीं होंगे, इधर उधर भागेंगे। अगर मान लो कमरे में आपने सॉलिड रख दिया है, किसी कैटलिस्ट को रख दिया है, तो वो कैटलिस्ट क्या करेगा,
अपनी सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगा। ठीक है, ध्यान समझना, अपनी सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब करेगा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन, पहले देखो इधर उधर भाग रहे थे, अब एक जगह आकर के चिपक जाएंगे। अगर चिपक जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन सॉलिड की सरफेस पर बढ़ गया, यानी कि मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए। अगर पास पास आ गए तो उनको कंबाइन होना पड़ेगा, उनको रिएक्शन करनी पड़ेगी। इसलिए सॉलिड कैटलिस्ट गैस के मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन की रेट को बढ़ाता है। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि सॉलिड गैस के मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब करता है, जिससे वो पास पास आते हैं। पास पास आते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, कहने का मतलब वो रिएक्शन करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है व्हाई डाइजेशन गेट अफेक्टेड ड्यूरिंग फीवर। देखो, डाइजेशन होता है एंजाइम के द्वारा, ये मैंने एंजाइम कैटालिसिस में भी आपको बताया है। डाइजेशन कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। और एंजाइम एक निश्चित टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो गाइज, ह्यूमन बॉडी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब 37 डिग्री सेल्सियस अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हुआ तो डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम सबसे ज्यादा वर्क करेंगे। अब फीवर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। अगर एंजाइम काम नहीं करेंगे तो डाइजेशन नहीं होगा। समझ गए बात को? इसीलिए अगर डाइजेशन नहीं होगा ना तो भूख नहीं लगेगी, इसीलिए फीवर में हमें भूख कम लगती है। आगे बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो गाइज, ये भी मैंने लेक्चर में बताया है। एक्टिविटी का मतलब है कि आपका जो कैटलिस्ट है ना वो एक्टिव होना चाहिए। कहने का मतलब जो रिएक्टेंट है उनके मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह से एडजॉर्ब करना चाहिए। ये नहीं कि भाई हाँ एडजॉर्ब कर लिया, मॉलिक्यूल्स वापस जा सकते हैं। मॉलिक्यूल्स अगर एक बार चिपक गए ना तो वापस नहीं जाने चाहिए। ध्यान से समझना, एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट है, वो एक्टिव होना चाहिए। कहने का मतलब उस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल स्ट्रोंगली एडजॉर्ब होने चाहिए। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, इतने भी स्ट्रोंग एडजॉर्ब नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब वो रिएक्शन कर लेंगे प्रोडक्ट बना लेंगे कि प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन ना हो सके। ठीक है, देखो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल स्ट्रोंगली एडजॉर्ब तो होने चाहिए, लेकिन इतने भी स्ट्रोंग एडजॉर्ब नहीं होने चाहिए कि उनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो उसका डिसॉर्प्शन यानी कि वो वापस बाहर नहीं निकल सके। तो ये तो होती है कैटलिस्ट की एक्टिविटी। ठीक है। अब देखो सेलेक्टिविटी का मतलब है कि कोई अगर रिएक्टेंट आपने सेम ले लिए और कैटलिस्ट अलग अलग ले रहे हो तो प्रोडक्ट सेम नहीं बनेगा। कैटलिस्ट प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है। ये नहीं कि आपने रिएक्टेंट सेम ले लिए और कैटलिस्ट अलग अलग डाल रहे हो तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, कभी नहीं बनेगा। कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो कैटलिस्ट सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं कि इस कैटलिस्ट ने ये प्रोडक्ट बनाया है इस रिएक्टेंट से, इस कैटलिस्ट ने ये प्रोडक्ट बनाया है। आगे बात समझ में? तो प्रोडक्ट का बनना कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, यानी कि कोई एक कैटलिस्ट किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाता है। तो गाइज, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सरफेस केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट कोलॉइड स्टार्ट करेंगे। अगर आप लेक्चर समझ रहे हो तो वीडियोस को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।